हाय अरविंद। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? हाँ, अब क्लियर आया। ठीक है। तुम लोग 3 लोग थे तो 2 लोग तो है, तीसरा अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। जो अभी नहीं आया है तो वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेगा। चलो, तुम लोग को लास्ट में हम लास्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस बता रहे थे, तो हाइड्रोलिसिस में हम ऐसा तुम लोग नोट्स पढ़े थे जो हम भेजे थे? यस सर। उसमें ऐसा कुछ लगा कि जो हम नहीं बताए हो या तुमको कुछ पूछना हो, कोई ऐसा रिएक्शन? नहीं। अच्छा, लास्ट तो हम कार्बाइड्स बताए थे तुम लोग को। हाँ, अ, आप बोले थे कि एस ब्लॉक से पढ़ने के लिए कार्बाइड, लेकिन उसमें मिला नहीं कहीं एस ब्लॉक में। अच्छा, कार्बाइड्स वैसे एस ब्लॉक में नहीं होगा शायद, कार्बन फैमिली में होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, अगर वो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो रिएक्शन है उतना ही काफी है। तुम लोग को हम जेनॉन के रिएक्शन के बारे में बताए थे, फिर कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस बताए थे, फिर जनरल हाइड्रोलिसिस बताए थे, और हाइड्रोलिसिस में और क्या बचा है? इसके बाद तुमको हम इन दोनों का हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट तुम लोग को पता है क्या? ट्राई करो, मतलब हम बताएं कि नहीं बताएं, बस हमको इतना बता दो। नहीं बताए थे, लेकिन आपका नोट्स कॉपी में एकदम लास्ट में लिखा हुआ था। हाँ, इसका होता है SbOCl प्लस HCl, और ये बनाता है BiOCl प्लस HCl। ठीक है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता, ये बस एज इट इज हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, और अगर इन दोनों रिएक्शन में हम लोग एसिडिक मीडियम इंक्रीज करते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करने लगता है। तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो क्या? नो सर। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। ये अभी बस हाइड्रोलिसिस याद में रखना, जब भी तुम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लोगे तो ये 2 रिएक्शन सर को दिखा के पूछना कि हम लोग जब भी एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन बैकवर्ड क्यों जाता है, या फिर हमसे पूछ लेना। ठीक है, अभी वो चीज को हम बताएंगे तो तुम लोग को समझ नहीं आएगा। तुम लोग को सर डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन के बारे में बताए थे, जैसे बैक बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, ये सब के बारे में। हाँ। ठीक है, तुम लोग को ब्रिज बॉन्ड के बारे में पता है, तो तुम लोग को B2H6 का कंपाउंड के बारे में पता होगा। तुम लोग को ए, डाइबोरेन। हाँ, डाइबोरेन, Al2CH3 होल 6, इस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में पता है। ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग को थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा और थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट्स में क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं ये है डाइमराइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन।
ठीक है। तो बेसिकली जो तुम लोग B2H6 का कंपाउंड देखे हो, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइमराइजेशन। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ कंपाउंड्स होते हैं तो पॉलीमराइज करते हैं। मतलब जैसे BH3 का हमारे पास जो एक सिंगल मॉलिक्यूल था, ये होल ट्वाइस जब इसको लिख देते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली B2H6 बनता है। ठीक है, अभी बस सुन लो, जो फाइनली ये सबको एक सीक्वेंस में बताएंगे। ठीक है, तो ये B2H6 बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर, डाइमर ऑफ BH3। ठीक है, और यहीं पे अगर हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा होता BH3 होल N, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पॉलीमर ऑफ BH3। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारे पास ये जनरलाइज फॉर्मूला होता है BH3 होल N। इसमें कुछ केसेस आ जाता है, अगर N इज इक्वल टू 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर, N इज इक्वल टू 2 होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डाइमर, N इज इक्वल टू 3 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइमर, और N इज इक्वल टू इन्फिनिटी की तरफ ही चला जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो जो तुम लोग B2H6 का एग्जाम्पल पढ़े थे वो बेसिकली यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, डाइमर में। अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करें और अभी इस पर्टिकुलरली डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन का बात करें, तो डाइमराइजेशन के लिए हम लोग को N इज इक्वल टू 2 को स्टडी करना है, और पॉलीमराइजेशन के लिए N इज इक्वल टू इन्फिनिटी को स्टडी करना है। यहाँ पे N जो इन्फिनिटी है वो एक्चुअल इन्फिनाइट नंबर है, मतलब ये जो इन्फिनाइट इन्फिनिटी लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी का बस यही सिग्निफिकेंस है। अब आता है, सबसे पहले ये देखते हैं कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइमर और पॉलीमर। पहले डाइमर ही तक रखते हैं। ठीक है, तो कौन से ऐसे कंडीशन है जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड डाइमर फॉर्म करता है, तो वो कंडीशंस हम अभी तुमको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमको बस एक चीज बताओ, तुम लोगों को बैक बॉन्ड पता है क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल गिवन हो, सपोज जो तुम लोग जिससे सबसे ज्यादा फेमिलियर हो उसी मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट करते हैं, BH3। ठीक है, BH3 का हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस BH3 के मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, इसको कंसिडर करो और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, तो तुमको पता चलेगा कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये है 6। ठीक है, बॉन्डिंग के बाद हाइपोवैलेंट। हाइपोवेलेंट। ठीक है, इसको हाइपोवेलेंट स्पीशीज कहते हैं। अब जो हाइपोवेलेंट स्पीशीज होते हैं वो एक तरीके से बॉन्डिंग तो की है, ठीक है, लेकिन नेचर में वो एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, मतलब अभी नेचर में वो एग्जिस्ट नहीं करते अगर वो और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये जो BH3 का मॉलिक्यूल है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये चाहेगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये पूरा हो जाए विथ सम और द अदर रीजन, ताकि ये नेचर में एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ कोशिश करना चाहेगा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये फॉर्म करना चाहता है बैक बॉन्ड। ठीक है, अगर ये बैक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो मतलब ये नेचर में स्टेबल हो जाएगा और ये आगे डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर ये बैक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे तुम BH3 का एग्जांपल देख रहे हो, तो BH3 में तुमको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये बैक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको दे दे और बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो इसका मतलब है कि जो BH3 का मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी बस हम लोग ये सब देख रहे हैं कि कौन से मोनोमर्स नेचर में एग्जिस्ट करेंगे और कौन से मोनोमर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा ही, इसी फैमिली का एक दूसरा कंपाउंड उठाते हैं, BCl3। ठीक है, BCl3 एक हमारे पास कंपाउंड। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि इस बोरॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये भी हाइपोवेलेंट इन नेचर है, तो ये भी चाहेगा कि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे। ठीक है, यहाँ पे इसका वेकेंट 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है।
ठीक है। तो ये अपना जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली बोरॉन में कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है। और इसके वजह से इसके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा जिसके वजह से ये नेचर में स्टेबल होगा। और ये जो मोनोमर है विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मोनोमर एग्जिस्ट करेगा। अब इसी तरीके से एक दो कंपाउंड्स को और हम लोग देखते हैं। जैसे कोई तुम लोग ही एग्जांपल एक बता दो। AlCl3 को उठा, ठीक, AlCl3 को उठा लेते हैं। तो AlCl3 का जो हमारा कंपाउंड है इसमें अल्युमिनियम, Cl, Cl और Cl तीन क्लोरीन से बॉन्डेड, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देखो कि यहाँ पे भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा कि ये अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देगा। तो मतलब जो AlCl3 है एज मोनोमर वो इस दुनिया में, मतलब इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा, विल एग्जिस्ट, ठीक है। ये तो तुम्हारा बात हो गया कि मोनोमर कब एग्जिस्ट, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तब, जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तब, जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तब, जैसे BH3 का एग्जांपल है, तो वो मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करेगा। वैसे तुमको कोई कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तुम लोगों को इतना पता चला कि कौन सा मोनोमर एग्जिस्ट करता है और कौन सा मोनोमर एग्जिस्ट नहीं करता। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे BeH2, ठीक है। BeH2 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है। बेरिलियम के पास भी वेकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं जो इसको कोऑर्डिनेट कर पाए, ठीक है। और ये भी हाइपोवेलेंट स्पीशीज है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब तुम लोग को एकदम क्लैरिटी मिल चुका है कि अगर कोई कंपाउंड हाइपोवेलेंट है, अगर कोई कंपाउंड हाइपोवेलेंट है और बैक बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा, तो वो मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसको एक रूल की तरह याद रख लो, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अब तुमको पता चल गया कि वो कंपाउंड मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग वापस से जहां से अपना बात शुरू किए थे वहीं पे वापस चलते हैं। BH3, अगर BH3 अपने मोनोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये अपने डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इन द फॉर्म ऑफ B2H6, ठीक है। B2H6 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। अब इसका हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री देखते हैं या फिर स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है BH3 का, ठीक है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है BH3 का। ये क्या करता है कि यहाँ से एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करता है और यहाँ से एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। ये और ये, इसी बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड, नंबर 1। नंबर 2, इसको हम लोग ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, नंबर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी कहते हैं। और नंबर 4, इसको हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा टाउ इंपॉर्टेंट बॉन्ड, है, क्या? टाउ बॉन्ड, यस टाउ बॉन्ड,
स्पेलिंग TAU। यस सर। एक सिंबल होता है। टाउ सिंबल कोई एनोटेशन ऑन करके लिख दो यहाँ पे। टॉर्क जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वही सिंबल। नहीं सिग्मा है। टॉर्क कैसे रिप्रेजेंट करते थे? टी टाइप का जो अच्छा रहता अच्छा था। अच्छा, ये वाला। हाँ। टाउ बॉन्ड, इसको टाउ बॉन्ड कहते हैं कि नहीं ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर जितना भी चीज कहते हैं वो पता है। ठीक है, जो पढ़ाए थे एक बार। अच्छा ठीक है, हो सकता है होगा, लेकिन इस नाम से हम कभी पेपर में भी नहीं देखेंगे कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, बताएं तो उसको ध्यान रखना। तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है, और बनाना बॉन्ड क्योंकि ये एनसीईआरटी कह रहा है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों है ये तुमको पता है, लेकिन हम फिर भी तुमको ये बताएंगे कि ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्यों है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बोरॉन की केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 5 इसका इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन फिर एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, और एक इसका ये जो 2p ऑर्बिटल है ये पूरा के पूरा खाली रहेगा और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एक बोरॉन से 2 हाइड्रोजन को अटैच किया, और इसके ही बिल्कुल इसी तरीके से इस बोरॉन से 2 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पे इसका एक 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इसका पीछे में भी एक ऑर्बिटल है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दूसरा बोरॉन है इसका यहाँ पे एक 2p ऑर्बिटल है, और मतलब ये इसका एक पूरा एक 2p ऑर्बिटल खाली है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तीसरा जो हाइड्रोजन का एटम होता है, सपोज इस वाले BH3 को कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिर हाइड्रोजन का एटम आ रहा है। ठीक है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो अपना 1s का ऑर्बिटल के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से इस वाले अगर BH2 के लिए अभी कंसिडर करो, तो यहाँ पे जो तीसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ रहा है अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इस बोरॉन का एक 2p का ऑर्बिटल, मतलब और इस बोरॉन का एक 2p का ऑर्बिटल। ठीक है, और जब अगर हम लोग नीचे वाला बॉन्ड देख रहे हैं तो इसमें इस बोरॉन के पास ये वेकेंट ऑर्बिटल है, सॉरी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर वाले के पास यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 सेंटर्स आ रहे हैं, एक इस बोरॉन का, एक इस हाइड्रोजन का, और एक इस बोरॉन का, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया? फिर से इसको क्योंकि हम एक बार और बताते हैं। अच्छा, तुम लोग को ये चीज एटलीस्ट पता था कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन हो रहा है ये इस ओवरलैप पे आ रहा है? मतलब हाँ ना कुछ भी बोल सकते हो। मतलब ऐसे बताया था कि बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों तरफ शेयर हो रहा है। ठीक है, वो भी, वो एक मतलब वो तुमको रफ आउटलाइन दिए थे कि जैसे यहाँ पे जैसे B2H6 का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे इस पूरे के पूरे एक बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है, वो तुमको ये बताए थे, लेकिन हम तुमको ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑर्बिटल किस तरीके से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि बोरॉन का जैसे यहाँ पे एक S का ऑर्बिटल और ये P का ऑर्बिटल। ठीक है, 2s और ये पूरा 2p। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को बॉन्ड कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सपोज 2s का बॉन्डिंग में चला गया, और यहाँ पे इस 2p का एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में चला गया।
एक अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के बाद यहाँ पे अभी क्या बचा, एक ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल जो पूरा का पूरा वेकेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोरॉन, ठीक है, एक हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड किया, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा एक बोरॉन का एक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका बस एक ही हेड दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब इसके पीछे भी होगा लेकिन उसको हम बना नहीं रहे। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, बोरॉन का। अब इसी की तरह से एक दूसरा बोरॉन होगा जिसके पास एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन से ये बॉन्डेड है। इस हाइड्रोजन के इस बोरॉन के पास अब क्या बचा, एक ऑर्बिटल बचा जिसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था और एक वेकेंट ऑर्बिटल था, ठीक है। इसमें हम लोग इसी जो सेम यहाँ पे रूल्स को एस्टैब्लिश किए थे, बस उसी पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं आगे। अब क्या है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, हाइड्रोजन के पास का 1s का इलेक्ट्रॉन था और ये पूरा ये जो तीन ऑर्बिटल का है इंटरमिक्सिंग हो रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे से भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 1s का ऑर्बिटल और इस पूरा का इंटरमिक्सिंग हो रहा है और यहाँ पे B2H6 का स्ट्रक्चर बन रहा है। और इसी बॉन्ड को हम लोग बेसिकली बनाना बॉन्ड कहते हैं, इस बॉन्ड को, ठीक है। इसी को हम लोग मतलब सुंदर दिखाने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब तुम लोग इसमें क्या नहीं समझ में आया वो चीज हमको बताओ, या समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये थोड़ा सा मुश्किल चीज था समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अजीब अजीब चीज हो रहा था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल था। थोड़ा सा इसके हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करो। जो यहाँ पे अगर हम लोग BH3 देखें तो ये जो बोरॉन है इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। लेकिन अगर हम लोग जब B2H6 का कंपाउंड देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है sp3। तो मतलब डाइमराइजेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन 1 यूनिट से बढ़ जाता है, ठीक है। अब अब हम लोग यहाँ पे इस B2H6 के बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, क्योंकि B2H6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे सिलेबस का, ठीक है। 97 डिग्री। कौन सा वाला? HBH। यहाँ पे सारा बॉन्ड HBH ही है। हाँ मतलब उधर मतलब वाला। रुको हम θ1 θ2 दिखा देते हैं फिर बता रहे हैं। रुक जाओ। इसको θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 मान लेते हैं, इसको θ3 मान लेते हैं, ठीक है। अब थीटा बताओ कि 3 θ3 कितना बोले? 97 डिग्री। 97 डिग्री। और बाकी थीटा वगैरह? θ1 120 डिग्री। θ1 120 डिग्री। और θ2? 83। 83। 83 डिग्री। मेरे ख्याल से जो θ1 होता है ये सबसे ज्यादा बड़ा होता है, फिर θ2 आता है। θ3 तो वो था ना जो यहाँ पे रहता था, कॉरिलेटरल का जो नीचे वाला सबसे एंड है। ये वाला? हाँ, θ2 ये रहता था। ये वाला कोई बॉन्ड एंगल मेंशन्ड भी है क्या एनसीईआरटी में? पता नहीं, सर बताए थे ऐसे। हाँ सर बताए थे। क्या कि इसका बॉन्ड एंगल होता है? हाँ। रुको तो अब अभी चेक कर लेते हैं।
लास्ट पेज में था। ये तुम 90 एक 97 डिग्री है, एक 120 डिग्री है, और देखना पड़ेगा, एक बॉन्ड एंगल छूट रहा है। जो कार्बन फैमिली आ गया तो बता दीजिए कहाँ है कार्बाइड्स। कार्बाइड्स हम मतलब हमको पता एग्जैक्ट नहीं पता, हमको लगता नहीं है कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड होगा, वो देख लेते हैं। ये चीज है, सिलिकॉन्स है, सिलिकॉन्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अभी तुम लोग को बताएंगे। फिर जियोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं, कार्बाइड्स नहीं गिवन है। चलो ठीक है, कार्बाइड जितना नोट्स में तब वही काफी है। ठीक है, यहाँ तुम लोग को दिख रहा है ये वाला, देखो जो हम तुमको बॉन्डिंग एक्सप्लेन किए, यहाँ पे एक इसका वेकेंट ऑर्बिटल, एक फुल फिल्ड ऑर्बिटल, और एक मतलब सॉरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और एक हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये 97 डिग्री है, यहाँ पे बेसिकली तुमको एग्जैक्ट जो बॉन्ड एंगल है ये तो तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक रिलेशन जरूर पूछा जाएगा कि कौन सा बॉन्ड एंगल में, मतलब थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 में एक रिलेशन पूछा जा सकता है। अगर तुमको याद है तो बहुत सही बात है, ठीक है, याद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे थीटा 1 है, ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है, तो इसमें हम तुमको रिलेशन बता देते हैं। थीटा 1 जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद आता है थीटा 2, और सबसे एंड में आता है थीटा 3, ठीक है। ये है बॉन्ड थीटा एंग 3 आएगा सेकंड में। तो बोल रहे थीटा 3 सेकंड में आएगा यहाँ पे, हाँ ये मेरे हिसाब से थीटा 3 है। वो ये थीटा 97 डिग्री है। थीटा 3 हाँ 97 डिग्री है। ये हम नहीं कह रहे, ये शायद वो कोई बोला था, ये हमको एग्जैक्ट नहीं एंगल नहीं पता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज है ये वेरीफाइड चीज है कि सबसे बड़ा ये एंगल होता है, फिर ये एंगल, और फिर ये एंगल सबसे छोटा होता है। तुम लोग भी वेरीफाई करके देख लेना अपनी तरफ से, इंटरनेट पे सर्च करना, ठीक है। और तुम लोगों को एक चीज और बताते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे ये कोई एंगल नहीं होता है, ठीक है। ये एज कोई एंगल नहीं है, मतलब दिस इज इसका कोई बॉन्ड एंगल नहीं होता है जहां तक हमको पता है, क्योंकि ये जो है एक ओवरलैप है, बस एक एटम का ओवरलैप है, और ये एक सिंगल बॉन्ड है। जैसे अगर ए बॉन्ड बी होता है, ठीक है, तो इसमें कोई तुम बॉन्ड एंगल डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। जब तक यहाँ पे एक थर्ड बॉन्ड ना बन जाए, तो हम लोग बॉन्ड एंगल बेसिकली दो बॉन्ड के बीच में डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो B2H6 है, इसमें ये कोई एक बॉन्ड नहीं है, ये दिस इज सम वन बॉन्ड और दिस इज अनदर बॉन्ड, ये कोई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। B2H6 में बेसिकली जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये मिल के एक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल इसके बीच में नहीं आता, इसी के लिए एनसीईआरटी में इस बॉन्ड एंगल को कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। हालांकि तुम लोग अगर चाहो तो इसी चीज को विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और इस चीज को एक बार कंफर्म कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग से हम इसका इनपुट भी पूछ लेंगे कि तुम लोगों को क्या मिला, ठीक है। फिर हम लोग एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से ये कोई बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे कोई बॉन्ड एंगल नहीं है, इसको भी तुम लोग देख लेना। थीटा 1 सबसे बड़ा होता है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 और ये थीटा 3, ये वेरीफाइड चीज है। फिर भी तुम लोग एक बार चाहो तो अपने एंड पे देख सकते हो, ठीक है। अब जो B2H6 हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये इसमें ये जो बॉन्ड है, ये वाले बॉन्ड्स, इसका क्या नाम होता है और इस वाले बॉन्ड का क्या नाम होता है?
टर्मिनल और ब्रिज। बिल्कुल सही, टर्मिनल बॉन्ड्स, और इसको बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, अगर ये जो टर्मिनल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ को हम लोग x मान ले, ठीक है, और जो ब्रिज बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ को y मान ले, तो एक कुछ रिलेशन बता सकते हो? y बड़ा होगा। y बड़ा होगा, बिल्कुल सही। तो तुम्हारे हिसाब से y अगर बड़ा है, मतलब ये सही आंसर है, तो सबसे पहले टूटेगा कौन सा बॉन्ड, y टूटेगा कि x टूटेगा, अगर हम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो? y। y टूटना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। ठीक है, तुम ये वाला लॉजिक पे आंसर दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक नहीं काम करता है। ठीक है, जो छोटा बॉन्ड होता है, मतलब जो एक्स है, ये पहले टूटता है, टर्मिनल बॉन्ड्स पहले टूटते हैं और ब्रिज बॉन्ड बाद में टूटता है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना, जो टर्मिनल बॉन्ड्स ब्रेक फर्स्ट, इसको लिख नहीं रहे तुम लोग, अपने कॉपी में अगर नोट करना चाहो तो इस पॉइंट को नोट कर लो, टर्मिनल बॉन्ड्स ब्रेक फर्स्ट देन ब्रेक्स ब्रिज बॉन्ड। ठीक है, ये, और इसमें इतना ही बात था जो इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे कुछ हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग इसको देख चुके हैं इसलिए हम रिएक्शंस को तुम लोग को अभी बताने का कोशिश कर रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है, एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, सपोज ये तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको काम आएगा, तो इसलिए यहाँ पे सुन लो। सपोज तुम्हारे पास एक बॉन्ड है या फिर एक मॉलिक्यूल है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको तुम कुछ हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, हीट प्रोवाइड कर रहे हो और यहाँ पे तुम्हारे पास बन रहा है AB रेडिकल प्लस B रेडिकल। तो इस जो इस पर्टिकुलर क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो क्लीवेज होता है इसको बोलते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्लीवेज का मतलब टूटना। स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग में हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलते क्लीवेज ही है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हारे पास सपोज कोई मॉलिक्यूल है AB2, ठीक है, इसको तुम हीट प्रोवाइड कर रहे हो और या फिर कुछ रिएजेंट ऐड कर रहे हो, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, और ये AB प्लस प्लस B माइनस में टूट रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। और यहाँ पे जो प्लस माइनस है इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है AB माइनस प्लस B प्लस। ठीक है, ये बेसिकली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये कोई एक रैंडम सा बस एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से आएगा। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हेलो? नहीं। ठीक, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा B2H6 का कंपाउंड है, ये भी दो तरीके के क्लीवेज देता है, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज में ये बेसिकली फॉर्म करता है, इसका एक रिएक्शन से एग्जांपल दे देता है। जैसे सपोज हमारे पास B2H6 है, ठीक है, ये अगर NH3 से रिएक्ट करता है, स्टाइकोमेट्रिकली 2NH3 से रिएक्ट करता है, तो ये फॉर्म करता है BH3NH2, सॉरी BH3NH3 होल ट्वाइस प्लस ठीक है, तो यहाँ पे रिएजेंट के मदद से ये एक रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज अलग हो रहा है, तो ये बेसिकली हेट्रोलिटिक क्लीवेज का एग्जांपल है, नंबर 1 रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन में अगर हम लोग देखें कि B2H6 को हम लोग एक केमिकल कंपाउंड होता है, इसको हम लोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं।
इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, THF से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर्म करता है इसका 2 मोल, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा सो जो थीटा 2 होगा वो 71.5 होगा। क्या? थीटा 2 थीटा 2 हाँ ये 71.5 होगा। 71.5, ये मतलब तुम्हारे हिसाब से सबसे कम है। चलो ठीक है, इसको तुम अभी नेट पे सर्च कियो? नहीं सर, निकाले कैसे? सर, मतलब पूरा तो 360। अच्छा ठीक है, 360 है, फिर इधर 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 घटा बढ़ा के रुक जाओ एक मिनट। मतलब वो वाला अर्थमेटिक हमको लगता तो नहीं है कि हम लोग यहाँ लगा पाएंगे, क्योंकि वरना ये टेट्राहेड्रल एंगल, स्ट्रक्चर है। हाँ वो ये बेसिकली प्लेन के ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये प्लेन के नीचे आ रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेन में नहीं है। और उस हिसाब से तो ये एंगल अगर 97 है तो ये एंगल भी 97 होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन ये एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। तो वो तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। कुछ कहना चाहोगे इस पे? चलो, तो यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ये जो क्लीवेज है ये बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज है, ठीक है। अब तुम्हारे पास कुछ कंपाउंड्स आएंगे पर्टिकुलरली, उससे तुमको ये डिसाइड करना होता है कि ये होमोलिटिक क्लीवेज या हेटेरोलिटिक क्लीवेज कर रहा है। डिसाइड करने का तरीका होता है एक पर्टिकुलर, मतलब कोई तरीका ऐसे याद नहीं करो, क्योंकि जो यहाँ पे रिएक्शन है ना, ये बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, 4-5 ही रिएक्शन है, तो उसमें ही तुमको याद करना रहता है। एक NH3 के साथ रिएक्शन आता है, और फिर NH3 के डेरिवेटिव्स के साथ आता है NH2CH3, फिर NHCH3 होल ट्वाइस, फिर NCH3 होल थ्राइस, और CO और THA। सिर्फ इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन आते हैं, तो हम लोग इसमें याद करने का कोई जरूरत नहीं है कि किस केस में कौन सा रिएक्शन देता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग कर सकते हैं। ये जो चीज होगा ना, ये रिएक्शन वाला बात, ये हम तुमको तब बता देंगे जब हम लोग ग्रुप 40 बोरॉन फैमिली पढ़ रहे होंगे, ग्रुप 13 पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसमें इस रिएक्शन को हम बता देंगे। हालांकि अगर तुम लोग चाहो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सबको एक कलेक्शन करके तुम लोग के सामने प्रेजेंट कर देंगे, बता देंगे कि ये सब रिएक्शन तुमको याद करना है, लिख के तुम लोग को दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए किसी को हमको बस एक टेक्स्ट कर देना होगा क्लास से पहले, फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को टेक्स्ट कर देना, टेलीग्राम पे डाल देना, और अपना बैच बता देना, तो हम बस उस पर उसको बना लेंगे और तुमको दे देंगे, ठीक है। ये जो क्लास ऑफ रिएक्शन है थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे B2H6 का सारा रिएक्शन हम तुम लोग को बता देंगे कि B2H6 में कितना सारा रिएक्शन होता है और कितना तुमको जानना है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन हम लोग को देखना है, ये हम लोग आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे AlCl3 हम लोग जो दूसरा हमारा कंपाउंड लिए थे उसको देखो। AlCl3 जो है ये कंपाउंड बैक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मतलब मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि बैक बॉन्ड से कोई भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कभी भी पूरा नहीं होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए इसको डाइमर बनाना ही पड़ता है। ये जो रूल था कि अगर वो कंपाउंड, वो मोनोमर बैक बॉन्ड बना रहा है तो वो एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं होगा तो इसको क्या करना होगा, इसको डाइमर बनाना होगा। जब ये डाइमर बनाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ हद तक खत्म हो जाएगा,
लेकिन वो भी पूरा खत्म नहीं होगा। अब जैसे इस एग्जांपल को देखो, B2H6, यहाँ पे बोरॉन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? कोई कुछ कहना चाहेगा? सारे बॉन्ड्स मिला के 12 है। 12? मतलब इस बोरॉन का सिर्फ बोल रहे, इस बोरॉन का 6, 6 कैसे? मतलब बस बॉन्ड्स का ही, 2 यहाँ पे उधर। 2 इधर, 2 इधर, और ये वाला तो वो तो दूसरे बोरॉन में काउंट होगा ना। हाँ, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज ही बना हुआ है, ठीक है। अभी भी इसमें तुम जितना टोटल नंबर ऑफ, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो अगर तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है कि B2H6 मतलब BH3 आफ्टर डाइमराइजेशन कंप्लीट सिर्फ ऑक्टेट, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड कभी भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है तो वो हमेशा मतलब उस स्टेट में भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहेगा, ठीक है। इस बात को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको नोट कर लो, यहाँ पे लिख दे रहा है। अगर कोई कंपाउंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है तो वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब तो तुम लोग देखोगे वो थोड़ा सा यूनिक चीज है, मतलब हो सकता है तुम लोग पहले देख चुके हो। तो हम तुमको बताया कि AlCl3 बैक बॉन्ड बना रहा है, लेकिन बैक बॉन्ड से किसी भी मॉलिक्यूल का भला नहीं हुआ है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुआ है। उसको अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म करने के लिए एक ट्राई तो करना है, मतलब उसको डाइमराइज करना है, ठीक है। अब ये डाइमराइज कैसे करेगा? तो यहाँ पे हमारा AlCl3 है, ठीक है, दूसरा Cl लोन पे कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये यहाँ पे डाइमर फॉर्म किया। अब ये जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या? ये मतलब इसको क्या नाम दे सकते हैं? 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बिल्कुल सही, ये हो गया 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। अब अब ये जो एक बॉन्ड है यहाँ पे बॉन्ड एंगल जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है। लेकिन वहां B2H6 के केस में नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा एक ही बॉन्ड था, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि जो जैसे यहाँ पे AlCl3 में इस बॉन्ड का नाम बैक बॉन्ड होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं, यस सर। ठीक है। और ये जो है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पर्टिकुलरली हम लोग सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? तो उसका एक बहुत कॉमन सा रीजन है, क्योंकि सेकंड सिग्मा, बॉन्ड वो हमेशा पाई होता है। बिल्कुल सही, जो सेकंड बॉन्ड होता है वो हमेशा पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एल्युमिनियम के लिए काउंट करो, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अब खत्म हो गया है, ये अब अपना सुखी सुखी अपना जीवन काटेगा, ठीक है। इसका पर्टिकुलरली मेरे पास डेटा है, अगर तुम लोग को बॉन्ड एंगल जानना है तो। हालांकि इसका कोई तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। ये होता है 101 डिग्री, ये है 70, सॉरी ये नहीं, तो एक फ्रेश बना देते हैं। ठीक है, ये है 118 डिग्री,
फिर ये एंगल है 79 डिग्री, और ये एंगल है ये वाला 101 डिग्री। ठीक है, ये सब तुमसे कोई पूछेगा नहीं, तो इसलिए बस तुमको बताने के लिए बता दिए। एनसीईआरटी में क्योंकि गिवन है, इसका बॉन्ड लेंथ भी गिवन है, लेकिन ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं, तो इसीलिए तुम लोग चिंता मत करना इसके बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक तो और 109.5 डिग्री से ज्यादा कैसे हो गया? कौन सा 118 डिग्री। ये हाँ, ये ज्यादा क्यों हो गया? क्यों ये ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? sp3 है तो 109.5 डिग्री तक ही रहना चाहिए था। हाँ, ऐसा कह सकते हो कि ज्यादा हो गया है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये एक्चुअल डेटा ही है, ये 118 डिग्री होता है। कुछ एंगल स्ट्रेन आ रहा होगा इसमें, लेकिन अब यही होता है, कुछ जो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, एक्चुअली ये हो सकता है कि अल्युमिनियम के रिलेटिव में क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज्यादा रिपेल करता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, लेकिन ये कहने की बात है, बस ये नॉर्मल डेटा है, याद मत करना इसको। ये तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बस एनसीईआरटी में गिवन था इसलिए तुमको पता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं BeH2 का। ठीक है, इसमें हम लोग को कुछ और चीजें देखने को मिलेंगी। अच्छा, तुम लोग यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन बता ही सकते हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और पहले AlCl3 में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। अब BeH2 का अगर हम लोग मॉलिक्यूल देखेंगे तो यहाँ पे Be और यहाँ पे एक H और यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, इसका लोन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और सबसे पहले तो हम लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेरिलियम का जो केमिस्ट्री है उसी को देख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2 2s2। ठीक है, 2p0। तो वैलेंस शेल को अगर हम लोग देखें और थोड़ा गौर से, तो यहाँ पे जो 2s है और ये 2p, तो एक एक्साइड आगे करेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे फुलफिल हुआ, और एक यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे टोटल कितना, 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स है। ठीक है, 2 वेकेंट ऑर्बिटल्स है इसमें, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, एक ये वेकेंट ऑर्बिटल और ये दूसरा वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, और इसमें तो बैक बॉन्ड भी नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें बैक बॉन्ड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कि ये एक ट्राई मारेगा, डाइमर बनाएगा। अब इसका डाइमर देखते हैं कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इसका डाइमर बना। यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अगर चाहो तो हम डिटेल में बता सकते हैं। यहाँ पे ये बेरिलियम है, ये इसका एक ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला ऑर्बिटल इसको कंसिडर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो Be है सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक इसका अनपेड ऑर्बिटल दूसरा वाला। ठीक है, ये जो Be है इस बेरिलियम के पास एक हाइड्रोजन से बॉन्ड किया, तो यहाँ पे 2s वाला इसका फुलफिल हो गया, और यहाँ पे जो 2p वाला है ये एक अनपेड है, मतलब सॉरी एम्प्टी है। ठीक है, और यहाँ पे एक जो ऑर्बिटल है इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो सेकंड हाइड्रोजन है वो यहाँ पे एक सिंगल 1s अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, नीचे से एक दूसरा आया। नीचे हम यहाँ बना नहीं सकते, तो यहीं से देख लो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल एक इन तीनों ऑर्बिटल्स का ओवरलैप बना, और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे भी हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हुआ। ठीक है,
तो इस जो यहाँ पे पूरा ये बॉन्ड बना, इसको भी यहाँ पे क्या कहे हम लोग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन BeH2, तो तुम्हारा आंसर होगा, मतलब BeH2 का डाइमर, तो तुम्हारा आंसर होगा 2, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, उसके अलावा कितने बॉन्ड्स बन रहे थे, उसके अलावा तुम्हारे पास 2 और सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग BeH2 सिंपल मोनोमर के फॉर्म में देखें पेन पेपर पे, क्योंकि एक्चुअली में तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। BeH2 के डाइमर का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। लेकिन अब तुम लोग एक चीज गौर करो कि ये जो बेरिलियम है, ये जो बेरिलियम है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी था अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ। और यहाँ पे ये जो बेरिलियम है, इसके पास अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, ये वाला, इस वेकेंट ऑर्बिटल को तो अभी तक कुछ काम भी नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे जो BeH2 है, BeH2 का डाइमर, ये फॉर्म हुआ, इसके साथ साथ अभी भी इस बोरॉन के, बेरिलियम के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा कि 4 ये हाइड्रोजन कैसे आया? यहाँ पे सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, यस सर। अभी भी इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो अभी भी ये ट्राई करेगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है उसको किसी तरीके से मिटाए, और पूरी तरीके से, मतलब कुछ करेगा ताकि अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हटाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉलीमराइज करेगा। ठीक है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है N तक रिपीट करेगा। और यहाँ पे ये सारे जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इसके नीचे वाला भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाएगा। ठीक है, अब इस अब इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन देखो, इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इनिशियली BeH2 का था sp, फिर हुआ sp2, और फिर हुआ sp3, मतलब एक एक यूनिट से बढ़ते जा रहा है। ये कब था, जब मोनोमर था। ये कब था, जो जब डाइमर था। और ये कब हुआ, जब पॉलीमर बना। ठीक है, अब हम इस बेरिलियम का क्यों नहीं एग्जाम तुमसे बात की, तुमसे इसलिए इस बेरिलियम का बात नहीं की क्योंकि ये जो है ये टर्मिनल बेरिलियम है, ये एंडिंग वाला है, ये तुमको कभी देखने को भी नहीं मिलेगा। बीच में यहीं पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ बेरिलियम्स आ चुके हैं। ये जो टर्मिनल बेरिलियम है उसका हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली sp2 है। ठीक है, लेकिन ये बेरिलियम तुमको कभी इस एंडिंग चेन पे देखने को नहीं मिलेगा। जब भी BeH2 का पॉलीमर का बात कर रहा है तो वो किसी बीच वाले जनरल बेरिलियम का बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो, ये अभी भी इलेक्ट्रॉन, जो पूरा स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अपने रूल नंबर सेकंड पे चलते हैं। अगर कोई कंपाउंड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। ठीक है, इसके वजह से ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन सोचो। डेफिशिएंसी कम हो रहा है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रह रहा है। हाँ, कुछ हद तक तो कम हो रहा है, क्योंकि इस बेरिलियम एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस सेंस में हम लोग मेजर नहीं करते हैं। ये हम तुमको जेई के ऊपर का बात बता रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हम लोग इस लेवल पे मेजर नहीं करते कि उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ वेव फंक्शन, अ काइंड ऑफ अ वेव फंक्शन, मतलब डुअल नेचर शो करता है। तो
हम लोग उसको हमेशा एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहे, ये हम लोग को नहीं कह सकते। यहाँ पे इस बेरिलियम के पास या इस बेरिलियम को अगर हम लोग कंसिडर करें तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे इंटरेक्ट कर रहा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे इंटरेक्ट कर रहा है, और इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे इंटरेक्ट कर रहा है। इनिशियली इससे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरेक्ट कर रहा था, लेकिन अब इससे 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट नहीं है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और कभी भी अगर कोई दिक्कत हो, तुम्हारे पास जो रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 है, इसको रेफर कर सकते हो कि अगर कोई बॉन्ड, कोई भी मॉलिक्यूल 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं BeCl2 का। ठीक है, BeCl2 सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल आए, उसका मोनोमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन से क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, सबसे पहले तुम यही देखोगे कि पहले तो ये मोनोमर बना रहा है कि नहीं बना रहा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग को दिखा कि यहाँ पे खैर दो अनपेड दो वेकेंट ऑर्बिटल है पी का, और यहाँ पे जो क्लोरीन है ये इसको लोन पेयर अपना दे सकता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, बैक बॉन्ड बना सकता है। इसका मतलब ये मोनोमरिक फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो डाइमरिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा और ये कैसे करेगा? तो ये बिल्कुल AlCl3 के टाइप से अपने डाइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका डाइमरिक फॉर्म। तो मतलब डाइमर में भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में चेंज देखते रहो। अब अभी भी इस बेरिलियम को अगर तुम लोग देखो तो इस बेरिलियम के पास अभी भी एक वेकेंट ऑर्बिटल अभी भी पड़ा हुआ है। एक वेकेंट ऑर्बिटल अभी भी पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर एक BeCl2 का यूनिट यहाँ पे ला दे और यहाँ पे BeCl2 का यूनिट यहाँ पे ला दे तो फिर से एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि BeCl2 का यूनिट्स यहाँ पे इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, बिल्कुल इसी तरीके से ये सीक्वेंस कंटिन्यू करते रहेगा और ये इन्फिनिटी तक रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो बीच वाले किसी भी बेरिलियम का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो ये sp3 हो गया, और साइड वाले किसी का भी देखो तो ये sp2 ही है। ठीक है, ये टर्मिनल तुम्हारा बेरिलियम है, और टर्मिनल बेरिलियम पे तुम्हारे पास ज्यादा सवाल पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमसे जनरली BeCl2 पॉलीमर का में किसी का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो वो sp3 है, और टर्मिनल से कह के पूछा जाए तो वो sp2 है। ठीक है, अब इस पूरे जो डाइमराइजेशन पॉलीमराइजेशन का पूरा थ्योरी था, अगर इसको समराइज किया जाए, और हाँ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक के लिए हम लोग हर चीज को सम अप करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सम अप कैसे करेंगे? इस सेंस में सम अप करेंगे कब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है और कब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। हालांकि ये चीज तुमको पता है, कोई हमको बताओ कि कैसे तुमको पता है? 4 लोन पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वहाँ पे 3 सेंटेड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। हाँ बिल्कुल सही, जहां पे भी टर्मिनल एटम्स के पास लोन पेयर है और वहां पे डाइमराइजेशन हो सकता है तो वहां पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AX3 टाइप और X के पास लोन पेयर है, यहाँ पे AXN भी ले लो, AXN टाइप मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, N की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर है तो यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे अगर AXN है जहाँ पे X के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे
3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये हमेशा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनने के बाद उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक थोड़ा सा एक्सेप्शन एग्जांपल देखते हैं। एक्सेप्शन ICl3 का मॉलिक्यूल, ठीक है। एक बार इसका स्क्वायर स्ट्रक्चर प्लेनर। ICl3 स्क्वायर प्लेनर, नहीं, इसका डाइमर जो बनेगा। अच्छा इसका जो डाइमर बनेगा, ठीक। स्क्वायर प्लेनर तो वो भी नहीं होगा, एक मिनट वो सोचने दो। वैसे वो पूरा मॉलिक्यूल तो प्लेनर रहता है, चलो देख लेते हैं आगे, तुम ही से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। खैर तुम लोग इस मॉलिक्यूल को देख लिया। अच्छा ये मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा क्या? करना चाहिए। एक बार ICl3 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग को थोड़ा सा और चीज पे क्लैरिटी बनेगा। इस आयोडीन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरीके की स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरवैलेंट। हाइपरवेलेंट स्पीशीज कहते हैं। हाइपरवेलेंट स्पीशीज है। अभी तक हम लोग देख रहे थे हाइपोवेलेंट स्पीशीज डाइमर फॉर्म करा था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इकलौता कंपाउंड है जो हाइपरवेलेंट होते हुए भी डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। कुछ लोग कहते हैं ना शौक बड़ी चीज है, तो इसको शौक था डाइमर बनाने का, बस इसीलिए। इसका कोई रीजन नहीं है कि क्यों ये डाइमर बनाता है, रीजन नहीं है, इसीलिए तो रीजन एक्सेप्शन है। था ना कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो वो थोड़ा अनसिमेट्रिकल होता है, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल होता है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन बहुत और भी चीजों का होता है, लेकिन वो सब चीजें वो सारे के सारे कंपाउंड्स डाइमर नहीं फॉर्म करते। कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, मतलब हम थोड़ा सा और इस पे हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो फिर बिल्कुल इसी तरीके से वो कंपाउंड डाइमर नहीं फॉर्म करेगा। जैसे तुम लोग थोड़ा सर्च करना क्या ClF3 डाइमर फॉर्म करता है, ठीक है। अगर करता होगा तो ये हमको तुम लोग हमको नेक्स्ट क्लास में बताना, फिर हम लोग थोड़ा सा अपनी थ्योरी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और नहीं करता है तो हम लोग इसको एज एक्सेप्शन ही याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ClF3 का भी शेप टी शेप ही होगा, बिल्कुल इसी की तरह इंटर हैलोजन कंपाउंड है दोनों। तो फिर ये तुम्हारा उससे तुम्हारा और क्लैरिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम ICl3 में बता रहे थे कि हालांकि जहां तक हमको पता है ICl3 इज द ओनली इंटर हैलोजन कंपाउंड जो कि डाइमर फॉर्म करता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो हैलोजन हैलोजन के बीच में बनता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा हो गया डाइमर का कंडीशन कि मतलब ये डाइमर फॉर्म कर रहा है। अब ये कैसे डाइमर फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं पहले। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग काउंट कर सकते हैं, 3 और 2 5, मतलब sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d और शेप इसका टी शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे आया हमारा Cl और ये तीसरा Cl, और यहाँ पे आया हमारा, ठीक है, ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट लोन पेयर कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया है ये आया है sp3d2। sp3d2 बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और तुम कह रहे थे ये स्क्वायर प्लेनर है, कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करो। मतलब एक लोन पेयर प्लेन के ऊपर रहेगा, एक लोन पेयर प्लेन के नीचे रहेगा आई का। तो ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर आता है, उसमें रहता है ना कि अगर 2 लोन पेयर रहेगा तो वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो वैसे ही यहाँ पे sp3d2 भी है और 2 लोन पेयर भी है, तो स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट करेगा। ये चीज तुमको सर बताया क्या? हाँ। ठीक है, ये सही है।
ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। I2CL6 का जो पूरा स्ट्रक्चर आता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर आता है। अब ये इसका एक्सेप्शन था। अच्छा, ये सब चीज तुम लोगों को पता था क्या कि हम फालतू में तुम लोग को इतना बता दिए? पढ़ाए थे सर एक बार ब्रिज बॉन्ड पूरा। अच्छा, तुम लोगों को बताना चाहिए था ना कि ये सब हमको पता है। पता है तो चलो ठीक है, ये कंपाउंड करके देखो। आप बोले थे ना सर कि आप रिवीजन करा रहे हैं। हमको, क्योंकि हम पिछले 2 बैच में पढ़ाए थे, तो वो लोग भी बोल रहा था कि हमको ब्रिज बॉन्ड आता है, लेकिन उसको ये सब चीज नहीं आता था। तुम लोग को थोड़ा स्पेशल सर कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है, तो उन लोग को बता नहीं दिए। सर, हम लोग का मतलब था कि पहले सर बताते कि वो 11th में केमिकल बॉन्डिंग उतना डिटेल में पढ़ा नहीं पाते थे, क्योंकि स्कूल वगैरह सब कराता था कि सब कोई बोलता था कि कैसे स्टेट आ रहा है हम लोग का एग्जाम में, फिर थर्मोडाइनमिक्स आ रहा है, तो फिर छठ से खत्म करना पड़ता था। लेकिन हम लोग का थोड़ा पहले शुरू हुआ था, तो फिर हम लोग का आराम से 21-22 लेक्चर तक चला था केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, चलो सही है। तो इसका स्ट्रक्चर बताओ। आंसर कौन देगा? वो 10 वाला बच्चा का क्या नाम है? अद्वै हमारा छोटा बच्चा आंसर देगा। पिछले क्लास में एक दूसरा था, आज दूसरा है। अच्छा, अच्छा, वो छोटा बच्चा गायब हो गया है। चलो कोई बात नहीं। ज्योत्सना तुम आंसर देना, ठीक है। नहीं याद आ रहा सर। चलो कोई बात नहीं। अमृत तुम देना चाहोगे आंसर? अरविंद? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये तो कॉमन सा है, हम लोग इस जनरलाइजेशन पे हम लोग इसको सीख लिए। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका बॉन्डिंग समझ में आ रहा है क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये इसका तुमसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा DH3 गया है। जैसा ही रहेगा। DH3 जैसा, हाँ। तो इसका अगर हम लोग मोनोमर देखें तो यहाँ पे हमारे पास आया AlCH3 होल थ्राइस, ठीक है। AlCH3 होल थ्राइस है अगर हमारे पास, तो हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं कि ये डाइमर के, सॉरी मतलब मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। हालांकि ये हमसे पूछा नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इन्फरेंस निकाल सकते हैं हर चीज से। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अल्मोनियम के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे एक CH3 का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। और ये जो कार्बन है जो इसे नेबरिंगली अटैच्ड है, तो ये इससे बैक बॉन्ड नहीं परफॉर्म कर सकता है, तो इसके वजह से ये जो है पूरा मॉलिक्यूल मतलब AlCH3 होल थ्राइस मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लोग से ये पूछा भी नहीं था, हम लोग बस इससे इन्फरेंस निकाले थे, तो इसको हटा देते हैं। अब इस यहाँ पे जो CH3 है, इसका जो कार्बन है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे Al लेते हैं, यहाँ दूसरा Al, ठीक है। अल्मोनियम का जो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखो और फिर यहाँ पे लाओ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब एक CH3 यहाँ से कंबाइन कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक CH3 बना देते हैं। यहाँ पे एक CH3, ठीक है। अब फिर यहाँ पे एक दो जो दूसरा CH3 है, ये भी इसे कंबाइन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरा CH3 है, ये इसे डायरेक्ट ऐसे कंबाइन नहीं करता है,
यहाँ पे ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के पास अभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा B2H6 में देखे थे, इस अल्मोनियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो तीसरा अल्मोनियम है, इसका वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे कंबाइन किया और फिर एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म किया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे इसका एक वेकेंट ऑर्बिटल, इस अल्मोनियम का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, और इस जो CH3 है इसका वो वाला ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है। ठीक है, तो तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस टाइप का पूरा बॉन्डिंग हुआ और यहाँ पे CH3 एक, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको पूरा दिख रहा होगा ये जो पूरा कंपाउंड है ये फॉर्म हो गया। और इसको अगर हम लोग थोड़ा और प्यार से अच्छे से बनाना चाहे तो ये कुछ ऐसा फॉर्म होगा। लेकिन अब तुमको इसका पूरा बॉन्डिंग पता चल रहा है कि ये कैसा है। ठीक है, और तो अगर तुमको इसका बॉन्डिंग पता चल रहा है तो तुमको ये भी पता चल रहा है कि ये बॉन्ड एंगल कोई बॉन्ड एंगल नहीं है, हालांकि तुम लोग इसको अभी भी चेक करोगे। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा पता चला, और ये अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, इतने चीज में आज जितना भी हम लोग पूरा डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन डिटेल में देख लिया, तो इसमें तुम लोग कोई दिक्कत है तो कह सकते हो तुम लोग। अद्वै, कोई दिक्कत? अद्वै, नो अद्वै तुम्हारे बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं, कौन से स्कूल से? DPS अरे वाह, हम भी DPS गए थे। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है, क्लास टीचर कौन है? निमिषा मैम। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन लीक कर देती है एग्जाम से पहले, हाँ मांगना वो दे देगी। करती बता देती है। उसी को लीक करना कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? निरुपमा मैम। वो तो आधी डायबिटीज देने वाली टीचर है। क्या होता था ये चीज अद्वै, तुम स्कूल में किसी को बताओगे नहीं, छोटा सा स्टोरी है, थोड़ा सा रिक्रिएशन करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, 10-15-20 मिनट और पढ़ेंगे, थोड़ा सिलिकेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले छोटा सा स्टोरी। तो हम ना 6, 7, 8, 9, 10 में ज्योग्राफी था, और ज्योग्राफी हमको कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब मेरे घंटा कुछ पल्ले पड़ता था ज्योग्राफी में। ठीक है, तो हम हर लेक्चर में सोते रहते थे, और निमिषा मैम को सिर्फ क्लास 7 में पढ़ाई है, और वो हमको बहुत अच्छा बच्चा मानती थी। ठीक है, जो कि हम थे नहीं। ठीक है, तो क्या होता था कि ज्योग्राफी में हमको याद है कि वो हर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चंस दे देती थी। ठीक है, तो वो 5-6 क्वेश्चन दे देती थी, और उसके बाद हम क्या करते थे, एग्जाम से पहले सिर्फ इसका आंसर लिख देते थे, आंसर एक पेपर पे लिख लिए, उसको याद कर लिए। ठीक है, और जाके इतना में भी मेरा मन नहीं भरता था। निमिषा मैम की एक नेबर थी, और वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। ठीक है, तो वो मेरे क्लास में बैठती थी, तो हम उसको बोलते थे, जाओ प्लीज निमिषा मैम से पूछो कि इसमें से और टिक करवा लो कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत पूछना कि कौन सा आएगा, पूछना कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल क्लास में जैसे 25 क्वेश्चन थी, तो हम उसको बोलते थे तुम जाके पूछो, तो वो जाके पूछती थी, और इस 25 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन हो जाता था, और 10 में से 5 एग्जाम में आता था। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हम यहाँ से निकलवा लेते थे, सिर्फ इस 10 को याद करके जाते थे, और इसी 10 में से क्वेश्चन आ जाता था, और मेरा हर साल नैया पार होते गया। ठीक है, बहुत अच्छी टीचर है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग सिलिकेट्स को स्टार्ट करते हैं। तुम लोग को सिलिकेट्स पता है कि नहीं, पहले ये बता दो मुझे। नहीं। चलो, सिलिकेट्स देखते हैं। सिलिकेट्स बेसिकली बहुत, इसका स्ट्रक्चर सिलिकॉन से देखो। रिलेटेड है। क्या? सिलिकॉन से रिलेटेड है। हाँ, सिलिकॉन से रिलेटेड है।
देखो एक चीज होता है सिलिकेट्स, एक चीज होता है सिलिकॉन, और एक चीज होता है सिलिकॉन। इसका स्पेलिंग चेक कर दो भाई, सिलिकॉन का। हाँ, अब देखो बस बोलने, अब इसका स्पेलिंग और इसका स्पेलिंग में अंतर देखो, कोई अंतर नहीं, बस एक एस का अंतर है। तो यहाँ पे सिलिकॉन है या सिलिकन्स है, लेकिन इसको सिलिकन्स नहीं बोलते, इसको सिलिकॉन बोलते हैं, ठीक है, सिलिकॉन्स, ठीक है। एस का अंतर है, लेकिन ये एक एलिमेंट है सिलिकॉन, ठीक है, और ये एक कंपाउंड होता है, ठीक है, बहुत, ये थोड़ा बड़ा बड़ा कंपाउंड होता है, बड़ा बड़ा चलता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे ग्रुप्स अटैच होते हैं, अभी उसको बना नहीं रहे, वरना पता चला हम लोग सिलिकॉन ही पढ़ने लग गए, ठीक है। तो बस इसको याद रखना, जैसे एक आता है ना, ये बेसिकली कंपनी और ये इसका प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, ठीक है, सिलिकॉन्स, और ये एक सिलिकेट्स है, सबसे खराब सिलिकेट्स होता है, ठीक है। सिलिकेट्स इसलिए खराब होता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सबसे बकवास चीज होता है, ठीक है। एक तुम लोग इसका एग्जांपल सुनोगे SiO2 का, कोशिश करो इसका स्ट्रक्चर बनाने का। CO2 जैसा नहीं होगा। दुख की बात है, लेकिन नहीं होगा। हम बताते हैं, SiO2 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से ये चेन ऊपर नीचे आगे पीछे चलते जाएगा। इसमें से अगर तुमको SiO2 देखना है कि क्या है, तो अगर इस चीज को कंसिडर करो, तो इसी को हम लोग SiO2 बोलते हैं। थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं। रुको एक बार, एक मिनट, हम स्क्रीन शेयर बंद कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे, छोड़ो, ये देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, दिख रहा है। ये बेसिकली एक 3D कंपाउंड होता है, 3D कोवलेंट कंपाउंड होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है इसके लैटिस की वजह से, ठीक है। तो इसमें तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत आएगा, क्योंकि ये बहुत नया चीज है तुम लोग के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसका। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते SiO2 होल n, इसको SiO2 होल n के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम बस ये तुमको एक बेसिक आउटलाइन दिए कि उसका ये अलग नहीं था बुक वाला स्ट्रक्चर, बीच में कुछ कुछ गायब था उसमें शायद। देखो यहाँ पे, हाँ, वहाँ पे ओ और ओ जो बीच में जो गैप है। यहाँ पे हाँ, ये बीच में खाली जगह, हाँ वो खाली रहता है। मतलब किस, थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं वो दिक्कत क्या है। अच्छा, हाँ ठीक है।
अरे थोड़ा नहीं, एक्सपैंड करके दे दिया है आपने, थोड़ा कॉम्पैक्ट वे में बनाया था, इसलिए थोड़ा लग रहा था यहाँ पे अच्छा एक ऐसा ही गायब है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, उसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा चला था। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली सिलिकेट्स, इसको भी एक नाम देते हैं। ठीक है, इसको 3D सिलिकेट्स बोला जाता है। SiO2 इज एन एग्जांपल ऑफ 3D सिलिकेट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स क्या होता है। जिस सीक्वेंस में हम बताते जा रहे हैं बस उस सीक्वेंस में याद करते जाओ, क्योंकि सिलिकेट्स पे फाइनली जब हम लोग एंड देखेंगे उसका, तो हम लोग सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी ज्यादा सोचो मत कि हम क्या क्या बता रहे हैं, बस उसको समझते जाओ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सिलिकेट्स, an ion of silicic acid and its derivatives. या कहें and its derivative anions are called silicates. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जरूरी बात क्या है हमारे जानने के लिए, कि सबसे पहले तो सिलिसिक एसिड क्या होता है ना। तो सिलिसिक एसिड बेसिकली H4SiO4 होता है। ठीक है, इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो ये कुछ बहुत भारी चीज नहीं है, बस ये है SiOH4। ठीक है, ये है बेसिकली सिलिसिक एसिड। अगर इसका अनायन हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, इस H4 को गायब कर देंगे और यहाँ पे 4 माइनस लिख देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या अंतर आएगा, यहाँ पे O, यहाँ से H हटा, यहाँ दूसरा H हटा, यहाँ तीसरा H हटा, यहाँ चौथा H हटा, और यहाँ माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसको हम लोग बोले सिलिसिक एसिड का अनायन। अब इस अनायन का और इसका डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का क्या मतलब कि बिल्कुल अगर इसका डाइमर फॉर्म हो गया, जैसे ये एक हमारे पास सिलिसिक एसिड है का अनायन, ठीक है, और दूसरा सिलिसिक एसिड का अनायन। ठीक है, अब ये दोनों जब कंबाइन किया तो ये इसका बेसिकली एक डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब बस इतना पे ये रुक सकता था या आगे भी बढ़ सकता है। मतलब यहाँ पे जो ये O माइनस है, बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरा यहाँ पे सिलिकॉन का कंपाउंड आएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा, हो सकता है यहाँ से जुड़ जाए, हो सकता है यहाँ से जुड़ जाए, हो सकता है ऐसे जुड़ के वापस एक ऐसे लूप कंप्लीट कर जाए। तो इस डेरिवेटिव्स को ही हम लोग सिलिकेट कहते हैं, और ये बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सिलिकेट्स का बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर तुम चाहो, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, और जैसे कि हम बताए कि ये हो सकता है कि ऐसे घूम घूम के भी अपने आप को कम जोड़ते रहे, तो हम लोग एक पेन पेपर पे SI और O की मदद से इसको बार बार रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कन्वेंशन बनाया। कन्वेंशन क्या बनाया, हमने कन्वेंशन बनाया कि SiO4 4 माइनस जो हमारा स्ट्रक्चर था, इसका क्या मतलब कि सिलिसिक एसिड के अनायन का डेरिवेटिव चाहिए। तो अगर हम लोग इसी का एक कोड कर दें, इसी को एक दूसरे रिप्रेजेंटेशन में ले आए जिसको बनाना आसान हो, तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो इसी को हमने क्या किया कि हम इसको अब ऐसे रिप्रेजेंट करने लगे। हम ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन को एक डॉट से रिप्रेजेंट करने लगे और ऑक्सीजन को सर्कल से रिप्रेजेंट करने लगे। ठीक है, हम बस इतना कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे बीच में एक सिलिकॉन होगा। ठीक है, अब अगर तुम लोग थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, तो तुम लोग मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हो, मोबाइल पे क्लास को देख रहे हो। अच्छा, देखो, तुम लोग इसको ऐसे देख सकते हो कि ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, ये तुम्हारा प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है,
ये तुम्हारे फेस के तरफ, आगे की तरफ ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो 3 ऑक्सीजन है ये प्लेन के बिलो है, बिल्कुल जैसा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब ये अगर इस ऑक्सीजन का बात करें तो ये तुम्हारे इस सिलिकॉन के सामने होगा, तो इसीलिए हम लोग इसको इसके बीच में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इस सिलिकॉन से एक बॉन्ड जुड़ा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इससे बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरा बॉन्ड जुड़ा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, और इससे एक तीसरा जुड़ा है जो यहाँ पे इस ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। इसको इस टाइप से डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, हालांकि डॉटेड लाइन से ना भी दिखाए तो चलेगा। ये हमारा एक SiO4 4- का स्ट्रक्चर बना, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव 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 ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? ये वाला चीज समझ में आया? सिलिकॉन यहाँ पे, ऑक्सीजन इसके प्लेन के आगे है, आगे की तरफ, और इस सिलिकॉन से प्लेन के पीछे 3 सिलिकॉन और जुड़ा हुआ है। बेसिकली कुछ किए नहीं है, समझने की कोशिश करो तो ये जो प्लेन के बाहर ऑक्सीजन है, यहाँ से लाइट रेज डाले हम लोग, ठीक है, और इसका जो शैडो था एक पेपर पे ले लिया, ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे तुमको ऐसे दिखाया है, ठीक है। तो चलो मान रहे कि किसी को डाउट नहीं है, डाउट होगा तो पूछ सकता है। अब ये हो गया बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलिकेट्स। अब टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स क्या होता है? तो बेसिकली हमारे पास कुछ टाइप के सिलिकेट्स आते हैं। अगर उसको हम लोग देखें तो यहाँ पे उसका नाम भी बताते हैं, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन टू डी 3D, इतने टाइप के सिलिकेट्स होते हैं। अपने को ये सब कंसर्न कर रहा है, ठीक है। और ये जो चेन सिलिकेट होता है ये और 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, ठीक है, पायरोक्सिन और एम्फीबोल। चलो ये थोड़ा मुश्किल नाम हो जाएगा तो इसका आसान नाम करते हैं। इसको हम लोग कहेंगे सिंगल चेन और इसको कहेंगे डबल चेन, ठीक है। एक बार इसी सीक्वेंस हम लोग याद करेंगे, एक को भी ना ही ऊपर करेंगे ना ही नीचे करेंगे, ठीक है। तो एक बार अपने मुंह से इसको बोलो, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D, ठीक है। 2-3 बार बोलो, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D, ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D, ठीक है। क्योंकि इसी सीक्वेंस के बेसिस पे हम लोग कितना ऑक्सीजन एटम शेयर है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, सब इसी के बेसिस पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को तुम लोग याद करो, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं याद करना, 2-3 बार बस बोलोगे तो याद हो जाएगा। और तो पायरो साइकिल चेन 2D 3D, ठीक है। और चेन में सिंगल चेन और डबल चेन। बेसिकली ये जो साइकिल है ये साइकिल नहीं होता है, इसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं, साइक्लिक सिलिकेट, ठीक है। लेकिन ऑर्थोपायरो साइक्लिक चेन 2D 3D याद करने में मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको हम लोग साइकिल बना देते हैं, ठीक है। मतलब तुमको पता होना चाहिए साइकिल सिलिकेट नहीं होता है, साइक्लिक सिलिकेट होता है, बस इतना तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि और इस सीक्वेंस में तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास का समय खत्म हो रहा है, तो इस चीज को तुम लोग याद करके आना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलिकेट से आगे कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारा होमवर्क क्या है? होमवर्क अभी तुम्हारे पास सिर्फ ये है कि तुम लोग जितना भी सिलिकेट्स है, मतलब ये सबका ऑर्थो पायरो साइकिल चेन 2D 3D, इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है इसको गूगल सर्च करना, ठीक है। और कोशिश करना एक बार अपने कॉपी में बना लो, ठीक है। बनाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी उसका तुमको फोटो ही भेज देंगे। हम भी इसको बनाने तो नहीं वाले, क्योंकि ये बहुत अजीब होता है और इस पर कोई क्वेश्चन आता नहीं है,
तो इसीलिए बस हम तुमको एक बार चाहते हैं कि तुम लोग इसको देखो, क्योंकि ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज है, ठीक है। और जहां से क्वेश्चन आता है, इसके फॉर्मूला लिखने पे, इसके स्ट्रक्चर को डिकोड करने में, तो वो सब चीजें हम तुमको कल अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो कुछ पूछ सकता है, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है। अब क्योंकि हम लोग ऑफ कैमरा चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।